I welcome you all to this new chapter Wave Optics। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम ये मानते हैं कि भाई लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स में हमने देखा था लैम्डा वाज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द ऑप्टिकल एलिमेंट्स, राइट। तो यहां पर लैम्डा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, दिस इज कंपेरेबल टू द डायमेंशन ऑफ ऑप्टिकल एलिमेंट्स और डायमेंशन ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तभी लाइट अपना वेव फिनोमिना एग्जिबिट करता है, ठीक है। अब ये हाइजेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये कहता है वेरियस पॉइंट्स ऑफ एन आर्बिट्ररी सरफेस व्हेन रीच्ड बाय अ वेव फ्रंट बिकम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट एमिटिंग सेकेंडरी वेवलेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, यहां से लाइट रे चलेगी और सी डेल्टा टाइम में इट विल एंगल्फ अ स्फेरिकल वॉल्यूम, ठीक। अब इसके ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये हर एक पॉइंट जो है इन फेज होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। तो दीज पॉइंट्स विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट, ये कहा है। और ये जब आगे जाके सुपरपोज करेंगे तो इनका मैक्सिमा मिनिमा बनता है। ये हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कहता है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। इट इज various points of an arbitrary surface when reached by a wavefront becomes secondary sources of light emitting secondary wavelet, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल होता है और लीनियर सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा, ये लीनियर सोर्स है अगर, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया वेव फ्रंट का, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ की। तो ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है? सपोज करो यहां पर मेरे पास ये एक स्लैब है, ठीक है, और इस स्लैब से लाइट रे को ट्रैवल करके बाहर निकलना है, ओके। तो T0 से लेके T इज इक्वल टू L तक, सॉरी T इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 0 से लेके X इज इक्वल टू L तक ये लाइट रे ट्रैवल कर रही है। और ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया अंदर, इसको हम इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं या ज्योमेट्रिकल पाथ ऑफ द लाइट रे बोलते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब ये ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? तो ऑप्टिकल पाथ आप सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस में पढ़ा भी होगा। इट इज म्यू टाइम्स द ज्योमेट्रिकल पाथ, राइट। सो ऑप्टिकल पाथ इज म्यू टाइम्स द ज्योमेट्रिकल पाथ, या हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए। The distance which in vacuum would contain the same number of wavelengths as the actual path taken by a ray of light. I repeat, the distance which in a vacuum would contain the same number of wavelengths as the actual path taken by a ray of light. ठीक है, मतलब ये अगर मीडियम है, जब लाइट रे ट्रैवल करेगी इसके अंदर से, ठीक है, तो यहां जो वेवलेंथ आएंगे, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स यहां जो होंगे लाइट के, उतने ही वेवलेंथ वो वैक्यूम में कितना वेवलेंथ रहेगा, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ। तो वो जो लेंथ होगा दैट इज व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। रिलेशन हमने देखा ही है, म्यू टाइम्स
the geometrical path is equal to optical path, right? Now comes interference of light. इंटरफियरेंस ऑफ लाइट में सबसे पहले तो कंडीशन की बात करते हैं. कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो कंडीशन फॉर इंटरफियरेंसेस, ये हम सबको पता है कि द वेव शुड बी कोहेरेंट इन नेचर, वेव शुड बी कोहेरेंट. कोहेरेंट का मतलब फेज डिफरेंस दोनों के बीच में सेम होना चाहिए. So if y1 is equal to a1, तो सबसे पहले तो कंडीशंस फॉर इंटरफियरेंस देखते हैं. फर्स्ट इज द वेव शुड बी कोहेरेंट इन नेचर, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम शुड बी कांस्टेंट, राइट? द इंटरफियरिंग वेव्स, the phase difference between the interfering wave should be constant. And second is the frequency of the frequency of the sources should be same, of the waves or the sources should be same. Now comes यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ये पढ़ा था हमने. डेरिवेशंस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो सबसे पहले इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, जो फॉर्मूलेज हैं वो लिख लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के. लेट्स गो टू द बोर्ड एंड वी विल राइट ऑल द फॉर्मूलाज. सो दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले आता है इसमें बीटा, दैट इज फ्रिंज विड्थ. Fringe width beta is equal to d lambda by small d, where d is distance between the slits and the screen, distance between the slits and the screen. Small d is distance between the slits and lambda is wavelength. मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, तभी फ्रिंज पैटर्न डिस्क्रीट बनेगा. ठीक है, तो ये हो गया बीटा. कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कंडीशन होती है डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा और डेल्टा शुड बी इक्वल टू 2n पाई, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है. फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन two successive maximas or minimas. So this was the condition for constructive interference. Now the relation between path difference and phase difference. Delta is phase difference, delta is phase difference, and delta x is path difference. ठीक है. तो delta is 2 pi delta x by lambda. This is the relation between phase difference and path difference. तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की. इसकी कंडीशन है डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n प्लस माइनस 1/2 टाइम्स लैम्डा
और डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 टाइम्स पाई, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से शुरू हो रहा है तो प्लस ले लेना एंड सो ऑन। ठीक है, रिलेशन हमने लिख रखा है। लोकेशन ऑफ मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में nth मैक्सिमा की जो लोकेशन होगी वो होगी n d लैम्डा बाई डी। दिस इज लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा। मिनिमा की लोकेशन होगी, nth मिनिमा की लोकेशन होगी n प्लस 1/2 टाइम्स d लैम्डा बाई डी। ओके, अगर दो वेव पल्सेस हैं मेरे पास, एक y1 है विच इज गिवन टू मी एज a1 साइन kx माइनस ओमेगा t, और दूसरा है y2 विच इज इक्वल टू a2 साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा यहां पर yr, दिस विल बी ar साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई होगा, और ar की वैल्यू होगी, वेक्टर एडिशन करना होता है हमको a1 और a2 का, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉज ऑफ डेल्टा। ठीक है, और tan फाई की वैल्यू होगी यहां पर a2 साइन डेल्टा अपॉन a1 प्लस a2 कॉज ऑफ डेल्टा। राइट, तो ये फॉर्मूलेज हैं, कुछ और भी हैं, आगे चलते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरपोजिंग वेव्स। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा रूट ऑफ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉज ऑफ डेल्टा। ध्यान देना है यहां पर कि कॉस डेल्टा बाहर है इससे, ठीक है, रूट से। अब अगर दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 हो जाए तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर हो जाएगी 4I0 कॉस स्क्वेयर डेल्टा बाई 2। ये आप लोग खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। ओके, अब इफेक्ट ऑफ थिन शीट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्लिट्स, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हुए हैं हमने। तो इफेक्ट ऑफ थिन शीट्स, इसमें तो यहां पे देखिए ये दो स्लिट्स हैं और यहां पर इनके सामने दो हमने ये फिल्म थिन शीट्स डाल रखी हैं। ये μ1 T1 और ये μ2 T2। ठीक है, μ2 इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, T2 इसका थिकनेस है। किसी भी पॉइंट P पर अगर मैं इसको लिखूं पाथ डिफरेंस को, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x विल बी इक्वल टू S2P माइनस T1 प्लस μ1 माइनस T2 प्लस μ2 T2 माइनस S1P माइनस T1 प्लस μ1 T1 ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ दिस हैज टू बी इक्वल टू 0 फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। ये ध्यान रखना है आपको, अगर सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हुआ है निकालना है तो सेंट्रल मैक्सिमा पर अगर स्लिट्स इवनली प्लेस्ड हैं, सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा x की वैल्यू 0 होती है। तो हमको ये देखना है कि इनके शीट्स के इंट्रोड्यूस करने से सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हुआ है।
तो S2P माइनस S1P इज रेगुलर, ये पहले भी आपने किया हुआ है, इट्स d tan थीटा, राइट. दिस इज नाउ इक्वल टू mu1 minus 1 into T1 minus mu2 minus T2 into mu2 minus 1, right. Now tan theta is y by capital D, ये थीटा है, ये y है और ये d है. ओके, तो दिस इज इक्वल टू mu1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2 टाइम्स mu2 माइनस mu1. So y is the new position of central maxima is d by d mu1 minus 1 into T1 माइनस mu2 माइनस 1 इंटू T2. ठीक है, ये y हो गया. अब कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुए? n. तो ये आ जाता है y बाई बीटा. बीटा क्या होता है बेटा? बीटा होता है d लैम्डा बाई d. बहुत सिंपल है, क्योंकि हम वैक्यूम में कर रहे हैं. अगर वैक्यूम में नहीं करेंगे तो लैम्डा विल डिक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ म्यू. तो दिस विल बी नाउ mu1 माइनस 1 टाइम्स T1 माइनस mu2 माइनस 1 टाइम्स T2 अपॉन lambda. So these are the number of fringes shifted. ठीक है, number of fringes shifted. So this is the effect of thin sheets placed in front of slits. ठीक है. Now let's come to थिन फिल्म इंटरफियरेंसेस. तो कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो थिन फिल्म में मैं इसको यहीं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को. ये अगर थिन फिल्म है, ठीक है, कुछ रेज आती हैं यहां पर, यहां से कुछ रिफ्रैक्ट होती हैं और कुछ रिफ्रैक्ट होती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं, ये हम सबको पता है. इसकी थिकनेस है d और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू. तो रिफ्रैक्टेड में मैक्सिमा की कंडीशन, रिफ्रैक्टेड रेस के लिए मैक्सिमा की कंडीशन होती है 2 mu d इज इक्वल टू n लैम्डा. दिस इज फॉर मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस फॉर रिफ्रैक्टेड रेज. ओके, for minima it is 2 mu d should be equal to n plus 1 by 2 times lambda. This is for minima. अब इसका ठीक ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट इसका रिफ्लेक्टेड के लिए होता है. तो रिफ्रैक्टेड रेज के लिए टू म्यू डी इज इक्वल टू n plus 1 by 2 times lambda. ये मिनिमा है. नो, दिस इज मैक्सिमा, राइट. इसका जो मैक्सिमा होगा उसके लिए मिनिमा होगा. सो दिस इज मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा इट विल बी 2 mu d इज इक्वल टू n लैम्डा. सो दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर. ठीक है, ये ध्यान रखो, इसको ऐसे ध्यान रखो कि पहले हमें रिफ्रैक्टेड रेज को ही देखना है. ठीक है, और मैक्सिमा की कंडीशन लगानी है. जिस कंडीशन में यहां मैक्सिमा बनेगा उसी कंडीशन में यहां पर मिनिमा बनेगा. रीजन बड़ा ऑब्वियस है, एनर्जी एक तरफ कॉन्सेंट्रेट हो गई है तो दूसरी तरफ एनर्जी कम मिलेगी हमको. ठीक है, फिर बारी आती है लॉयड्स मिरर की. लॉयड्स मिरर में क्या होता है? लॉयड्स मिरर कैसा होता है पहले ये समझते हैं. एक बहुत बड़ा सा मिरर होगा, ठीक है, और ये स्क्रीन होगी यहां पर. एक सोर्स यहां रखा होगा, दूसरा सोर्स का काम इसका इमेज करता है S2. तो यहां से रे आई, ये रिफ्लेक्ट होके यहां चली गई.
और अगर इसको तुम बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करोगे तो दिस रे सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स S2। ठीक है, अब दूसरी रे जो है वो यहां से आएगी डायरेक्टली S1 से। ओके, तो इस पॉइंट P पर मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होगी? बहुत सिंपल है कि फेज डिफरेंस दो कारणों से होता है। फेज डिफरेंस डेल्टा दो कारणों से होता है, नेट फेज डिफरेंस। एक कारण है यहां पर रिफ्लेक्शन और दूसरा कारण है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के कारण तो जो नॉर्मल स्लिट्स में कंडीशन थी वही आएगी, पर रिफ्लेक्शन के कारण यहां पर एक कंडीशन चेंज हो जाती, जो एक रे रिफ्लेक्ट हुई इसका पाई से फेज चेंज हो गया। तो हम यहां पर लिखते हैं डेल्टा इज 2n पाई, जो नॉर्मल होता था वो तो होता ही था, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, पाथ डिफरेंस के कारण ये होगा 2 पाई डेल्टा x बाई लैम्डा। ठीक है, और डेल्टा नेट ये कहलाएगा। तो अब अगर हम यहां पर डेल्टा नेट की वैल्यू को देखने की कोशिश करें तो फॉर मैक्सिमा डेल्टा नेट इज इक्वल टू 2n पाई, where n starts from 0, 1, 2, 3 and so on. This is equal to pi plus 2 pi delta x by lambda. तो डेल्टा x यहां पर मिला हमको n minus 1 by 2 times lambda. ओके, ये मिला हमको मैक्सिमा के लिए। मिनिमा के लिए क्या मिलेगा? मिनिमा के लिए मिलेगा डेल्टा नेट शुड बी इक्वल टू 2n plus 1 times pi और माइनस 1 टाइम्स पाई। दिस इज इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। तो यहां पर डेल्टा एक्स इज नाउ n लैम्डा। तो मिनिमा की कंडीशन यहां n लैम्डा हो गई, मैक्सिमा की कंडीशन यहां पे n माइनस या प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा हो गई। तो जो दूसरे केसेस में, नॉर्मल केसेस में मैक्सिमा की कंडीशन थी वो यहां मिनिमा है, और मिनिमा की जो कंडीशन थी वो यहां मैक्सिमा है बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन। ये ध्यान रखना है। ये लॉयड्स मिरर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कैसा दिखता है? फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म ऐसा दिखता है। ये दो छोटे छोटे प्रिज्म होते हैं जिनके बेस को हम चिपका देते हैं ऐसे। ठीक है, और ये बड़े थिन प्रिज्म होते हैं। अगर इसका रिफ्लेक्टिंग एंगल A है यहां पर, और ये इस तरीके से रखा रहता है। तो एक प्रिज्म, ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां से जब रे चलेगी यहां और ये डिविएट होगी, तो इसकी इमेज इसी प्लेन पे बनती जिस पे ये ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल प्लेन पे। तो यहां इमेज बनी I1, और ये जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, इफ दिस इज u, राइट, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है अगर यहां पर, तो डिविएशन एंगल होगा म्यू माइनस 1 टाइम्स a, और जो O और I1 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी u टाइम्स डेल्टा। ऐसे ही दूसरी इमेज भी यहां बनेगी I2, और इनके बीच का भी डिस्टेंस होगा u इंटू डेल्टा। डेल्टा इज इन रेडियंस, तो जो डिस्टेंस d बिटवीन द टू सोर्सेज आया हमारा, वो आया 2u डेल्टा, ये d आया। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल रेगुलर केसेस हैं जैसे हमने YDSE में किया हुआ था। दिस इज हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। हम इसमें कटिंग ऑफ लेंसेज से भी इंटरफियरेंस करते हैं, वो भी देख लेते हैं। सपोज करिए ये लेंस है हमारे पास, सपोज करिए ये लेंस है हमारे पास, और हमने इसको कट कर दिया बीच से। ठीक है, और कट करके इसके दोनों हाफ्स को अलग अलग कर दिया।
कट करके इसके दोनों पोर्शंस को हमने अलग अलग कर दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इससे दो इमेज बनेगी, एक तो ऊपर वाला लेंस एक अलग इमेज बनाएगा और नीचे वाला लेंस एक अलग इमेज बनाएगा। तो ये I1 होगा और ये I2 होगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? एक तो सिमिलर ट्रायंगल से इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f करके हम इमेज की लोकेशंस निकालेंगे और मैग्निफिकेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था कटिंग ऑफ लेंसेज का। अब हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन की। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर दो आते हैं। फ्रेस्नेल में देखो, डिफ्रैक्शन के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है: सोर्स, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट या ऑब्स्टेकल बोल लीजिए आप, और तीसरा है स्क्रीन। अगर इनके बीच का डिस्टेंस फाइनाइट है तो वो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होगा। फ्रॉनहोफर में इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, फ्रॉनहोफर ही हम पढ़ते हैं क्योंकि ये इजी है मैथमेटिकली हैंडल करने के लिए। फ्रेस्नेल को मैथमेटिकली हैंडल करना थोड़ा सा जूनियर लेवल पे मुश्किल होता है। ठीक है, अब टाइप्स तो पढ़ लिया हमने। रेक्टेंगुलर स्लिट से मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? तो b sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर b इज width of the slit। ठीक है, ये कंडीशन है मिनिमा के लिए। ओके, n is order of minima, theta is the angle at which the light ray is incidented, angle at which ओके थ्रू सर्कुलर अपर्चर। इसमें ये रेक्टेंगुलर स्लिट में इंटेंसिटी किसी भी पोजीशन पे I होगा I0 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। ओके, वेयर वैल्यू ऑफ बीटा इज पाई बी साइन थीटा बाई लैम्डा। ये आई क्या है? आई इंटेंसिटी है फ्रिंजेस की, और आई नॉट किसकी इंटेंसिटी है? आई नॉट जो है वो सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी। ओके, तो ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर स्लिट के लिए। सर्कुलर अपर्चर की बात करते हैं। सर्कुलर अपर्चर में the first dark ring is formed by the light diffracted from the hole at an angle theta with the axis. The first dark ring is formed by the light diffracted from the hole
at an angle theta, right, with the axis. And this sine theta is given as approximately होता है ये 1.22 lambda by b. Okay, where b is diameter of the circular aperture. Diameter of the circular aperture. Lambda is of course the wavelength of light. Radius of the first dark ring is approximately given as 1.22 d lambda by b. This is radius of the first dark ring. This is d is distance between the source and the screen. अगर हमने बीच में कन्वर्जिंग लेंस यूज किया सोर्स और स्क्रीन के बीच में और उसका फोकल लेंथ f है, तो इस d को हम f से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, वेयर f विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस. तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 1.22 f लैम्डा बाई b. f इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस. ओके, तो ये बात तो हो गई फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की. अब आगे चलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट में रेलिग्स लॉ क्या कहता है? रेलिग्स लॉ कहता है कि भाई द स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4. ठीक है, दिस इज नोन एज रेलिग्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग. तो रेड लाइट जो होती है वो सबसे कम स्कैटर्ड होती है, इसीलिए उसको हम डेंजर सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं. और यही कारण है अब बात करते हैं पोलराइजेशन की. तो हम सबको पता ही है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेता हूं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. अब ये भी हमको मालूम है कि द लाइट रे विल प्रोपोगेट अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट. पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा ये इस प्लेन में YZ प्लेन में कहीं भी हो सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी along any direction in the YZ plane. तो ये मल्टीपल डायरेक्शंस में ऐसे कहीं भी हो सकता है.
तो कब हम, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये लाइट अभी कैसी है, अनपोलराइज्ड है। पोलराइज्ड कब हो जाएगी, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड कब हो जाएगी, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ देर के लिए इस डायरेक्शन में कांस्टेंट रह गया, ठीक है, मतलब ये ऐसे ही ट्रैवल करने लगा, अभी यहां पे था, फिर यहां पे भी ऐसा ही रहा, यहां पर भी ऐसा ही रहा, तो ये जो लाइट है, अब जो हमको लाइट मिल रही है यहां पर, वो हो गई लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ओके, वो हो गई हमारी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कब लीनियरली पोलराइज्ड हो रही लाइट, जब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ समय के लिए एक फिक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट हो गया है ना। अब बात करते हैं अलग अलग पोलराइजेशंस की। तो अलग अलग पोलराइजेशंस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, मान लो ई वाई दे रखा है हमको, दैट इज E1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और EZ दे रखा है हमको EZ E2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको हम यहां पर प्लस डेल्टा भी लिख लेते हैं, राइट। तो डेल्टा यहां पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है, दिस कैन चेंज। तो जो ये एंगल बना रहा है ये फिक्स्ड हो गया अगर, तो tan थीटा y एक्सिस के साथ, दिस इज एंगल विथ y एक्सिस, तो tan थीटा इज इक्वल टू Ez अपॉन Ey, एंड दिस इज Ez अपॉन Ey इज E2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन E1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है। सिंस डेल्टा इज चेंजिंग रैंडमली विथ टाइम, तो थीटा ऑफ द लाइट इज अनपोलराइज्ड, ठीक है। थीटा भी चेंज होगा, अगर लैम्डा चेंज हो रहा है, डेल्टा चेंज हो रहा है, तो थीटा भी चेंज होगा टाइम के साथ। पर अगर डेल्टा जीरो हो गया, if delta is 0, then what happens? Theta becomes constant या tan theta becomes E2 by E1। तो जैसा कि मैंने कहा था, जब थीटा कांस्टेंट होता है तो लाइट पोलराइज्ड हो जाती है, तो ये लीनियरली पोलराइज्ड हो गई, राइट, ठीक है। ऐसे ही अगर डेल्टा की वैल्यू को मैं पाई लिख दूं, डेल्टा की वैल्यू को मैं पाई लिख दूं, तो पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो ये फिर से लीनियरली पोलराइज्ड हो जाएगा, है ना। पर अगर डेल्टा की वैल्यू को मैं पाई बाई 2 कर दूं, अगर डेल्टा की वैल्यू को मैं पाई बाई 2 कर दूं, तो क्या हो जाएगा ये E1 ऑल्सो E1 इज नॉट इक्वल टू E2, ये भी हमको मालूम है। तो जब ये केस हो गया, तो डेल्टा पाई बाई 2 होने से इसका जो टिप होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिजल्टेंट फील्ड है जिसके ये दो कंपोनेंट्स थे, है ना, ये जो दो जिसके कंपोनेंट्स थे, ये हो जाएंगे, दिस विल बी एन इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर E1 E2 बराबर हो जाएगा तो वो सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में हम पोलराइजेशन में लॉ ऑफ मैलस होता है, लॉ ऑफ मैलस होता है I इज इक्वल टू I नॉट कॉज स्क्वेयर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू एक्सिस ऑफ द पोलराइड्स, ठीक है।
एंड आई नॉट इज द इंसिडेंट लाइट्स इंटेंसिटी। अब आती है बारी ब्रूस्टर्स लॉ की। ब्रूस्टर्स लॉ भी एक तरीके का केस है पोलराइज करने का, ठीक है। तो ये तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है कि अगर ये म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सरफेस है और ये एयर है और यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, तो tan आई अगर इस एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो लाइट होगी, रिफ्रैक्टेड लाइट इज नेवर कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट, तो रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर कंप्लीटली पोलराइज करना है इस केस में तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ। तो लॉ ऑफ मैलिस और लॉ ऑफ ब्रूस्टर मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वी डिड अ वेरी क्विक रिविजन। अगर आप नॉर्मल में वेव ऑप्टिक्स पढ़ने जाएंगे तो ये काफी देर लगती है, हमने इसको ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। सो यू कैन सी द माइंड मैप ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। दिस इज द वे यू शुड ट्राई टू रिकलेक्ट द एंटायर चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के चैप्टर्स को ऐसे रिकलेक्ट करना, इससे आपका टाइम बचता है और आपको जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपके दिमाग में सेटल होती है, ठीक है। सो प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर इफेक्टिवली यूजिंग द माइंड मैप्स। Practice it. Till then, goodbye. Thank you so much. Keep practicing.